हेल्थ कोच मिसेस विनीता मिश्रा फ्रॉम बरगढ़। वो एक टीचर भी है, एंटरप्रेन्योर भी है और हेल्थ कोच भी है फ्रेंड। तो हम उनको इनवाइट करेंगे क्लैपिंग के साथ। मिसेस विनीता मिश्रा जी, वेलकम। Thank you, ma'am. A warm good morning to all present here. I am Binita Mishra from Balgar. Sorry. आज का जो ट्रैक अभी सुने हम लोग बहुत ही अच्छा था। हम स्पेशली हम वुमेन लोगों के लिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था, तो मैं इसके बारे में दो लाइंस पहले बोलना चाहूंगी। जैसे कि हम सब लोगों को पता है, एक मेल अगर लिटरेट होते हैं, एम्पावर होते हैं, तो एक फैमिली को एम्पावर करते हैं। वेरएज एक फीमेल अगर एम्पावर होते हैं तो एक समाज को एम्पावर करते हैं। तो हम एक दूसरे को एम्पावर करेंगे, हम खुद एम्पावर होंगे, और उसके लिए हमें भी स्किल सीखना पड़ेगा ताकि हम दूसरे लेडीज लोगों को, दूसरे वुमेन लोगों को एम्पावर कर सके। ये इसका जो 2 लाइन का जीस्ट है। देन पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्लभ्यम पुनर्भार्या पुनर्महिम एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। विथ दिस ब्यूटीफुल कोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। मैं ये कोट के साथ आज का सेशन को इसीलिए शुरू की क्योंकि आज का जो टॉपिक है डायबिटीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, और ये बहुत ही जानने वाली चीज है। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं विद द टॉपिक डायबिटीज। होपफुली फ्रॉम यस्टरडे सेशन आप सब लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि इंसुलिन क्या है, व्हाट इज इंसुलिन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में 29th डे ऑफ मेंटेनेंस फेज में। यस, देखिए, तो अभी मैं मेरा स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में देखेंगे, एक बढ़िया लाइन सेंटेंस से शुरू हुआ है आज का फर्स्ट स्लाइड, जिसमें लिखा गया है डायबिटीज robbing your health. Sorry, slide is not sharing. Just a second. Robbing your body and your body. यहाँ पे देखिए, इज माई स्लाइड विजिबल, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस यस विनीता। ओके ओके, थैंक यू महाराज। तो यहाँ पे बढ़िया एक सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है आज का सेशन। देखिए, डायबिटीज रॉबिंग योर बॉडी एंड पॉकेट। यहाँ पे जो डायबिटीज, ये सेंटेंस रॉबिंग योर बॉडी एंड पॉकेट बोल के लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये जो डायबिटीज है, एक 8 लेटर नॉर्मल वर्ड नहीं है फ्रेंड्स। ये डायबिटीज एक ऐसा डिजीज है जो आता है तो कभी भी अकेले नहीं आता है। जैसे बोलते हैं ना, लोग बहुत मिलनसार होते हैं, लेकिन ये जो डायबिटीज डिजीज है, ये भी बहुत मिलनसार है। तो अभी आप लोग सुने हैं कि कोई डिजीज भी मिलनसार हो सकता है? यस फ्रेंड्स, ये जो डायबिटीज है, मेरे कहने का मतलब है, मिलनसार वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत रॉयल टाइप का, ये कहीं भी अकेले नहीं जाता है, कहीं पे भी जाता है। तो हमारे बुजुर्ग पहले बोला करते थे कि डायबिटीज एक ऐसी भी मधुमेह है, एक ऐसा बीमारी है जो कि किसी को होता है तो उसके बॉडी में उसके भाई बंधु कुटुंब सबको, मतलब उसका रिलेटिव्स फ्रेंड नियर डियर सबको लेके आता है। उसका मतलब क्या, हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज निकलते हैं, बहुत सारे ऑर्गन में धीरे 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 डिफॉल्ट निकलते जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं डायबिटीज को अपने दोस्त लोगों को लेके आता है बोल के। ये जो टर्म डायबिटीज है, इट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अराइटस ऑफ कैपोडोशिया। Later on, the word mellitus was added in it. मेलिटस का मतलब क्या है, हनी स्वीट। और ये थॉमस विलिस बोल के ब्रिटेन के एक साइंटिस्ट 1675 में ये वर्ड को डायबिटीज में ऐड किए थे। मेलिटस का मतलब है हनी स्वीट। क्यों ये ऐड किए थे? बाय रीडिस्कवरिंग, वो एक बार रिसर्च किए थे, बहुत सारा रिसर्च के बाद पता चला था कि एक ह्यूमन का यूरिन में, ब्लड में, जब एक डायबिटिक पेशेंट का यूरिन में, ब्लड में अगर हनी जैसा स्वीटनेस पाया जाता है तो उसको डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। और ये सही है, कहीं पे भी हमें, मतलब ये एक सिम्टम भी है कि अगर कोई इंसान डायबिटिक कंडीशन से है तो वो कहीं पे यूरिनेट करेगा, या उसका कहीं पे ब्लीडिंग, अगर उसका ब्लड 1-2 ड्रॉप पर गिर जाता है, तो वहां पे आप लोग मार्क करेंगे कि उसके इर्द गिर्द चींटी आ जाते हैं।
ये सही में ऐसा होता ही है, इसलिए बोलते हैं इसको बहुत ही डेंजरस बीमारी बोल के। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में जबकि इश्यूज आता है तो एक्सपेंसिव भी बढ़ता होगा, इसीलिए ये सेंटेंस स्टार्टिंग में ही बोला गया है कि डायबिटीज रॉबिंग योर हेल्थ एंड रॉबिंग योर पॉकेट, है ना। और ये पूरी प्रेजेंटेशन को आज हम 3 फेज में देखेंगे। पहला फेज में देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन आवर फाइनेंस, इम्पैक्ट ऑफ डायबिटीज ऑन आवर हेल्थ एंड हाउ टू गेट रीड ऑफ इट। डायबिटीज क्या है, उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में क्या है, हमारा फाइनेंस में क्या है, और हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पे एक डाटा देखेंगे, डायबिटीज इन इंडिया। इंडिया में डायबिटीज का सिनेरियो क्या क्या है। इट इज अ डाटा ऑफ इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। According to this data, in India, generally diabetes is found in the age group of 20 to 80. 20 से लेके 80 एज ग्रुप के अंदर हम डायबिटीज देख सकते हैं, डायबिटीज बीमारी देखने के लिए मिलता है। इन 29, अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, कुछ सर्वे किया गया था, जैसे कि अराउंड 2019 की बात बोले तो ओनली 77 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ लोग में डायबिटीज देखने के लिए मिला था। लेकिन आगे चल के ये डाटा में अगर 2000, जस्ट सेकंड, आगे चल के अगर 2030 में देखेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2030 में आएंगे तो यहाँ पे 100.95 मिलियन प्रोन डायबिटीज हो सकते हैं। ये प्रोजेक्टेड डाटा है, एक्सपेक्टेड डाटा है, सस्पेक्टेड डायबिटिक निकल सकते हैं। फिर उसके आगे चलेंगे 2045 में, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू बी प्रोजेक्टेड टू 134.23 मिलियन पीपल विथ डायबिटीज। It is the expectation according to this data. तो 77 million adults in India have diabetes in 2019 and this is likely to increase. After 15 year, after हर 15 year का डिकेड में हम देखेंगे तो ये डबल होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, 2 से 2.5% तक बढ़ता ही जा रहा है। और कुछ डाटा ये भी कहता है कि एंटायर इंडिया में डायबिटीज लगभग 11.4% है और 15.4% प्री डायबिटिक कंडीशन में है, जो कि 100 अगर हम पॉपुलेशन में काउंट करेंगे तो डायबिटिक कंडीशन में 100 मोर देन 101 मिलियन पीपल है और प्री डायबिटिक कंडीशन में मोर देन 139 मिलियन पीपल है। और एक डाटा से ये भी पता चलता है कि 2019 में एक सर्वे किया गया था जहां पे लगभग 10 लाख, अराउंड 10 लाख लोगों का डेथ हो गया था डायबिटीज में। लेकिन फ्रेंड्स, जानने सोचने वाली बात यह है कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन में ये जो मैं डाटा के बारे में बता रही हूँ, ये डाटा उन लोगों का है जिन लोगों ने डायबिटीज का, उन लोगों का बीच का है जिन लोगों ने डायबिटीज का टेस्टिंग कराया था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की हेल्थ, जो लोग हेल्थ अवेयर नहीं हो पा रहे हैं, और उन लोगों का अगर टेस्ट कराया जाए तो उनमें से कितने लोग निकलते हैं, 43 बिलियन अभी भी ऐसे लोग जो लोग डायबिटीज का टेस्ट नहीं कराए, मीन्स लगभग 4 to 4.25 करोड़ लोग पाए जाएंगे जिन्होंने अब तक अपने डायबिटीज टेस्ट नहीं कराया। तो फ्रेंड्स, ये डाटा अपने आप में बड़ा ही सरप्राइजिंग है और बड़ा ही अलार्मिक भी है ना? इज नॉट इट? तो हम सभी को अच्छे से ध्यान देना होगा कि हम इसके शिकार ना बनें। आगे डायबिटीज से जुड़े हुए और कुछ डाटा देखेंगे आगे स्लाइड में जाके। डायबिटीज इंडिया बिटर ट्रूथ, इंडिया में डायबिटीज का इफेक्ट क्या है, क्यों इसको इंडिया का बिटर ट्रूथ, जैसे काला सच बोलते हैं, इतना थ्रेटनिंग क्यों है। तो एक डाटा से पाया गया है कि 1919 में 1919 के आसपास से लेकर 2013 तक हम देखेंगे तो डायबिटीज के आने वाले ग्रोथ पैटर्न को देखेंगे तो ये हो गया, देखिए 1990 टू 2013 में ग्रोथ रेट ऑफ डायबिटीज बिटवीन 128%, बट ग्रोथ इन वीमेन, इसको अगर हम और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जेंडर वाइज देखेंगे, वीमेन में देखेंगे तो ये जो ग्रोथ है 1990 टू 2000 के अराउंड 109% है। लेकिन ये अगर मेल में देखेंगे, ग्रोथ इन मेन डायबिटिक्स बिटवीन 1990
to 2013 126%। इसका मतलब मेन में मेल पर्सन में डायबिटीज का जो वल्नरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू फीमेल, राइट। अभी 2015 का एक डाटा और एक डाटा से ये भी पता चलता है कि 2015 में डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए 90.32 बिलियन रुपीस खर्च किया गया था। मतलब लोग भी कितने कंसर्न है, गवर्नमेंट भी कितना कंसर्न है ये डिजीजेस को लेके, और कितना सारा मेडिसिन भी निकल रहा है, ये डाटा से हमें पता चल रहा है। एज पर द लेटेस्ट मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय मार्केट रिसर्च फ्यूचर, the Indian diabetes market is progressively growing in the forecasted period of 2018 to 2023। 2018 से लेके 2023 तक ये बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, क्योंकि अभी इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी माना जा रहा है। एंड राइजिंग मीनेस ऑफ डायबिटीज हैज बीन ए मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न भी है, इसके लिए हम सब लोगों को सोचना भी जरूरी है। एंड विथ ए फ्राइटनिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी हमेशा डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है पॉपुलेशन, और ये डायबिटीज पॉपुलेशन भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। सो इंडिया इज सून गोइंग टू बी क्राउडेड एज डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। देन ये डाटा से हम जान सकते हैं कि बीमारी कैसे ग्रो कर रहा है। यस, इसका रीजन क्या है, तो अभी जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो डायबिटीज ग्रो हो रहा है इसका रीजन क्या है और क्यों बढ़ रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, अपने लाइफस्टाइल को एक डिसिप्लिन वे में रखना होगा, अपने स्लीप पैटर्न को चेंज करना होगा, एक्सरसाइज में रहना होगा, बैलेंस डाइट में रहना होगा। तो ये सारा चीज करने से पहले ये स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज डायबिटीज, डायबिटीज एग्जैक्टली है क्या। चलिए चलते हैं, और डायबिटीज में होता क्या है। डायबिटीज मेलिटस इज अ क्रोनिक डिजीज दैट ऑकर्स व्हेन योर ब्लड शुगर इज टू हाई। हमारे मतलब जैसे हम बोलते हैं कि ब्लड में अगर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम डायबिटीज बंदे को डायबिटीज हुआ है, या समवन इज अफेक्टेड विद डायबिटीज बोल के बोलते हैं। एंड डायबिटीज, ये जो डायबिटीज होता क्यों है, क्यों डेवलप होता है, कैसे होता है, उसके लिए चलिए हम थोड़ा सा आगे डीप नॉलेज लेंगे। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पेनक्रियास बोल के एक ऑर्गन है जो कि इंसुलिन सीक्रेट करता है, जिसका काम है इंसुलिन सीक्रेशन। और कल के सेशन में आप लोगों ने इंसुलिन कैसे सीक्रेट होता है या इंसुलिन का काम है इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये पेनक्रियास का जो काम है इंसुलिन को सीक्रेट करना, तो एक वो कैसे करता है, तो चलिए आगे जानते हैं। पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। हमने खाना खाया, खाना खा के वो डाइजेस्ट हुआ, हजम होता है ना। हजम होने के बाद क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में डाइजेस्ट होता है, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है उसमें डाइजेस्ट होता है। तो अभी हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट को, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, तो अभी हम जानेंगे ये ग्लूकोज के बारे में थोड़ा समझेंगे। ये जो ग्लूकोज है, सारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है डाइजेस्ट होके क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होके हमारे बॉडी में, हमारा शरीर जो मिलियन ट्रिलियन करोड़ करोड़ सेल से बना हुआ है, जो सेल जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी का बेसिक यूनिट है, ईच एंड एवरी सेल में ब्लड के थ्रू फ्लो होता है। और वहीं पे जो ग्लूकोज सारा न्यूट्रिएंट्स के साथ फ्लो होता है, ग्लूकोज का काम है शरीर को, सेल को, ईच एंड एवरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, और वो एनर्जी लेके सेल एक्टिव रहता है, और सारा सेल अपना अपना काम करते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी एक्टिवली काम करता है। ह्यूमन बॉडी, उसका ऑर्गन्स जो भी होता है एक्टिवली काम करता है। एंड ये जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, ये कैसे एब्जॉर्ब होता है, हमारे पैनक्रियास से जो इंसुलिन सीक्रेट होता है, वो इंसुलिन का काम है वो ग्लूकोज को सेल के अंदर एब्जॉर्ब कराना। तो ये इंसुलिन पैनक्रियास से रिलीज होता है और इंसुलिन रिसेप्टर में डिपोजिट होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हेल्दी बॉडी, यहाँ पे एक हेल्दी पैनक्रियास है, पैनक्रियास में इंसुलिन सीक्रेट हुआ, यहाँ पे ग्लूकोज सेल्स में ये ग्लूकोज चैनल्स है, ये आया, यहाँ पे देखिए ये व्हाइट लाइट येलो कलर का जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये ह्यूमन सेल है। यहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन रिसेप्टर में इंसुलिन आया, यहाँ पे देखिए यहाँ जैसे एक लॉक में एक की जैसे फिट हो जाता है इंसुलिन रिसेप्टर में,
इंसुलिन आके फिट हो गया और जो ग्लूकोज आया वो ग्लूकोज को ये खींचता है, ये इसको पुल करके लेता है और सेल के अंदर छोड़ता है। ये हेल्थ मतलब बॉडी का हेल्दी कंडीशन में होता है, जब बॉडी हेल्दी रहता है, सेल वगैरह हेल्दी रहते हैं। लेकिन क्या होता है, तो अभी जैसे मैं बोली कि ग्लूकोज एनर्जी गिविंग फूड है बोली, आप लोग स्पोर्ट्स में भी देखे होंगे, ये हेल्दी कंडीशन में जो ग्लूकोज एनर्जी देता है। इसीलिए कभी स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे लोग जाते हैं, तो हम लोग भी बचपन में स्पोर्ट्स खेले हैं, हमें देखे होंगे कि इंस्टेंट ही कोई स्पोर्ट्स वाला एक्टिविटी होता है, रनिंग होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है, तो तुरंत ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका जो एनर्जी ड्रेन हुआ है वो खेलते कूदते वक्त उसको वो एनर्जी इंस्टेंट रीगेन हो जाए कि वो दूसरा स्पोर्ट्स में फिर पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अगर ये सेल में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, तो सेल उसको क्या करता है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के हिसाब में, एक फैट के हिसाब में शरीर के अंदर स्टोर करके रखता है, सेल के अंदर स्टोर करता है, करके रखता है। और कभी भी हमें लो एनर्जी फील होता है, तो वो ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, वो एनर्जी को अगेन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये ग्लूकोज ब्लड शुगर में बढ़ जाता है, तो हम इसे डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पैनक्रियास में इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, बॉडी इफेक्टिवली उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाया, तो ये हो गया टाइप 1 डायबिटिक कंडीशन। यहाँ पे ये जो डायबिटिक कंडीशन है, दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। फर्स्ट टाइप 1 डायबिटीज, ये फर्स्ट सिनेरियो में क्या होता है, इंसुलिन, पैनक्रियास इंसुलिन बनाता तो है, इंसुलिन बनाएगा, सॉरी, पेनक्रियस में इंसुलिन फॉर्मेशन ही नहीं होता है। पेनक्रियस में एक सेल होता है, हम जिसको बीटा सेल बोलते हैं। ये थोड़ा सा साइंटिफिक है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा माइंडफुली सुनेंगे आज हम लोग, ताकि आगे चल के हम बहुत सारे लोगों को ये सारा इंफॉर्मेशन दे सके और उनको हेल्दी कर सके। तो ये जो पेनक्रियस में एक बीटा सेल बोल के एक सेल होता है, जिसका काम है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करना, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। लेकिन कुछ रीजन के वजह से कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिकली डिसऑर्डर के वजह से किसी पर्टिकुलर सेल में चेंजेस आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, और वहां पे कुछ वेरिएशन मतलब कुछ डिस्टर्बेंस आ जाता है। वो जो सेल्स में उसमें जो जीन्स होता है, उसमें एडेनाइन, गुआनाइन, थालामीन, लाइसिन ऐसे बोल के बहुत सारे जीन्स होते हैं, उसमें म्यूटेशन मतलब रिप्लेस चेंज हो जाता है उन लोगों का। तो वहां पे क्या होता है, ये बीटा सेल डैमेज हो जाता है, ये खराब हो जाता है। और एक बार बीटा सेल खराब हो गया तो क्या होता है, वो सेल्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाते हैं। वो बीटा सेल जो होते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चले जाते हैं, मतलब वो अपने आप को ही खा लेते हैं। तो ये कंडीशन में क्या होगा, बीटा सेल ही नहीं होगा, जिसका मेन काम है, इंपॉर्टेंट काम है इंसुलिन को बनाना, पेनक्रियस को इंसुलिन प्रोवाइड करना। तो पेनक्रियस में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, इंसुलिन बनना, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो सेल को जितना सफिशिएंट अमाउंट का इंसुलिन चाहिए, वो इंसुलिन प्रोवाइड पेनक्रियस उसको नहीं कर पाएगा। अगर इंसुलिन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, नेक्स्ट, ब्लड में ग्लूकोज, हमारे सेल में ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो वो जाएगा कहाँ, ग्लूकोज तो ब्लड ब्रेक डाउन हो गया है, खाना खाए सब वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो होता रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम होता है, इंसुलिन आता है लेकिन यहाँ पे जाके फिट नहीं हो पा रहा है ना। देन इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। अब चलिए जानते हैं टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। यहाँ पे टाइप 2 डायबिटीज लिखा गया है। यहाँ पे क्या होता है, पेनक्रियस में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है बीटा सेल में, पर हमारे बॉडी के सेल्स इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन भी बोलते हैं, या बोला जाता है कि ह्यूमन का बॉडी, वो बंदे का बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया, जहां पर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, राइट। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में ये सेल्स, हमारे शरीर का सेल्स में ये इंसुलिन, ये जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बंद क्यों हो गया, क्यों नहीं कर पा रहा है, सेल एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा है। कल के सेशन में आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे कि एक ताला चाबी का कंसेप्ट बताया गया होगा, बोले होंगे हमारे जो भी कोच थे। तो ये ताला चाबी का कंसेप्ट का मतलब क्या है, ये जो इंसुलिन और हमारे बॉडी में जो हार्मोन सीक्रेट होता है इंसुलिन, और हमारा जो रिसेप्टर होता है
ये एक ताला चाबी का मेथड जैसे ही काम करता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लॉक के लिए पर्टिकुलर की ही रहता है। अगर हम वो पर्टिकुलर की से लॉक को खोलेंगे तो वो लॉक खुल जाता है। अगर की चेंज हो जाता है या रिप्लेस हो जाता है तो क्या होता है, वो काम नहीं करता है, वो लॉक खुलता नहीं है। तो इंसुलिन जिस रिसेप्टर पे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इंसुलिन रिसेप्टर है, इंसुलिन सीक्रेट हुआ, लेकिन इंसुलिन सिक्रीशन ये रिसेप्टर पे आके इंसुलिन फिट नहीं हो पाता है, वहां पे वो की जैसा फिट नहीं हो पाता है। तो जो रिसेप्टर में इंसुलिन को आके फिट होना चाहिए वहां पे फिट नहीं होता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहां का जो सेल होते हैं, वो जो रिसेप्टर का जो सेल है यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, डिफॉर्मेशन, ये सेल्स में डिफॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू सम रीजन। और ये सेल डिफॉर्म हो गया तो लॉक में ओ की ओर आके फिट नहीं हो पाएगा, यहाँ पे इंसुलिन और रीसेट नहीं कर पाएगा। ये जो रिसेप्टर सेल है, ये इंसुलिन को रिसेप्ट कर ही नहीं पाएगा। यहाँ पे इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ये ग्लूकोज को कैसे करके यहाँ पे लाएगा। इसलिए क्या होता है, ग्लूकोज को वो सेल के अंदर पुल ही नहीं कर पाता है, खींच ही नहीं पाता है, और इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल के कहा जाता है, जहाँ पे ग्लूकोज का रेगुलेशन बंद हो जाता है और ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करने लगता है, और इसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। अगर हम कुछ और डाटा देखें, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डायबिटीज के बारे में बोले तो हमें तो जनरली टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज के बारे में पता था। ज्यादातर 90 से 95% लोगों में टाइप 2 डायबिटीज ही देखा जाता है, और जनरली लोगों को भी ये टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही पता होता है। लेकिन और भी बहुत सारे डायबिटीज कंडीशन है। यहाँ पे देखिए टाइप 1 डायबिटीज, जहाँ पे बीटा सेल डैमेज हो जाता है और बॉडी डायबिटिक हो जाता है। ये जनरली 5 से 10% केसेस में होते हैं, और जो कि जिसमें कि क्या होता है, बीटा सेल डैमेज होने की वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है तो बॉडी डायबिटिक कंडीशन में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली शुरुआत में ही बच्चों को 5 से 10 साल के एज में ये कंडीशन दिखाई देता है। तो ये कंडीशन में क्या, ये कंडीशन उनमें प्रीवेलेंट हो जाती है। बर्थ के बाद जेनेटिक वेरिएशन होता है और ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, वो बच्चा जो होता है धीरे धीरे 5 मतलब मदर ऊम से आता है, और 5 से 10 साल के अंदर क्या क्या होता है, उसमें वो प्रिविलेंट हो जाता है। तो उसको बाहर से इंसुलिन दिया जाता है, कुछ समय रहता है वो एज पर मेडिकल कंसल्टेशन, और उसके बाद वो बंदा एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है। देन टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, बॉडी का इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और वो क्यों होता है, इनएक्टिवनेस के वजह से होता है, ओबेसिटी की वजह से होता है, कुछ हेरिडिटरी फैक्टर्स भी रहते हैं, और ये जनरली एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। 20 से लेके 80 साल की एडल्ट तक होता है, और 90 to 95% लोगों में ये टाइप 2 डायबिटीज देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन अपने आप जनरेट होता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रिसेप्ट नहीं हो पाता। इंसुलिन रिसेप्ट नहीं हो पाता है तो वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर देता है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का फ्लो नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। थर्ड में देखेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि 7% से लेके 16% तक केसेस में दिखाई जाता है, और दिस कंडीशन ऑकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मदर में बच्चे में ये मदर के में ये कंडीशन दिखाई देता है। ये एक्सेसिव, ये कंडीशन में क्या होता है, कैसे होता है, एक्सेसिव वेट गेन होता है और कुछ जेनेटिकल हिस्ट्री रहता है तो ये कंडीशन होता है। तो इसमें कई बार एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होती है, इंसुलिन की रिक्वायरमेंट भी होती है, और हमेशा उसको लो, अफेक्टेड पर्सन को लो एनर्जी का फील होता है, और ये आने वाले बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। आने वाला जो बच्चा है वो भी डायबिटिक कंडीशन या टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हो सकता है। ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चांसेस रहता है। सो वी शुड थिंक अबाउट इट। देन द फोर्थ वन, मैच्योरिटी अनसेट डायबिटीज ऑफ यंग और मोडी। ये बहुत रेयर केस है, और ये 25 एज से कम वाले एज ग्रुप में, यूथ जनरेशन में दिखाई देता है, और इट इज कॉज्ड ड्यू टू सम जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताई थी, ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं, और सेल्स के अंदर आरएनए होता है, डीएनए होता है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं। लेकिन ये जो डीएनए, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, और कुछ
प्रॉब्लम के वजह से अगर ये जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, कुछ चेंज हो जाता है, उसका कंडीशन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाता है, जो कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, वो सेल अपने आप को जो खा लेता है। तो ऑटो इम्यून सिस्टम अगर जनरेट हो गया, जहां पे बीटा सेल डैमेज हो जाता है, और ये कंडीशन को हम मॉडी बोल सकते हैं, और ये बहुत रेयर होता है। लैटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स और लाडा, ये किस एज ग्रुप में दिखाया देखने के लिए मिलता है? इट अफेक्ट्स एडल्ट्स ओवर 30 इयर्स ऑफ एज। और इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1.5 डायबिटीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके कुछ सिस्टम ऑटो इम्यून सिस्टम होते हैं, जहाँ पे बीटा सेल डैमेज हो जाता है, और डायबिटिक इंसान मतलब इंसुलिन का जनरेशन बंद हो जाता है, और बॉडी डायबिटिक हो जाता है। और कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें इंसुलिन सीक्रेशन सॉरी इंसुलिन सीक्रेशन होता तो है, इंसुलिन बनता तो है, लेकिन वो प्रॉपरली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, सेल में एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसमें क्या टाइप 1 डायबिटीज के भी सिम्टम दिखाई दिए, टाइप 2 डायबिटीज के भी सिस्टम दिखाई दिए, इसको इसीलिए इसको 1.5 डायबिटीज भी बोलते हैं। और ये तो डायबिटीज के बारे में हम लोग जाने, लेकिन व्हाट इज द, अभी जो मैं इंसुलिन इंसुलिन बोल के देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलिन 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 एक वर्ड्स रिपीटेडली यूज हो रहा है। अभी चलिए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का रोल एग्जैक्टली थोड़ा डिटेल में जानेंगे अभी। तो व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स इन द बॉडी। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, and it's produced by the pancreas and several functions। इंसुलिन का रोल हमारे शरीर में खाली ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना या उसको एब्जॉर्ब करना या उसका यूटिलाइजेशन को बढ़ाने में सीमित नहीं है, उसके साथ यहाँ पे देखिए, और ये और भी कई सारे फंक्शन में यूज होता है। ये तो हो गया ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेल में ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट किया और उसको यूज किया। लेकिन और एक कंडीशन है, और एक सिचुएशन है, लाइपोजेनेसिस एंड एडिपोज टिश्यूज में। ये इंसुलिन एडिपोज टिश्यूज में जाके क्या करता है? लाइपोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस नाम के दो एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करता है। लाइपोजेनेसिस में क्या होता है? ये फैटी एसिड फॉर्मेशन एंड ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड का नाम आप लोग सुने होंगे, उसके बारे में डिटेल में दूसरे सेशन में हमारे हेल्थ कोच बताएंगे। तो उसको रेगुलेट करता है, उसके फॉर्मेशन को। एंड लाइपोलाइसिस में क्या होता है? ये जो बने हुए ट्राइग्लिसराइड या फैटी एसिड को अगेन एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको ब्रेक डाउन करके। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है देखिए। जनरली हम लोग इंसुलिन बोले से क्या, ग्लूकोज सिक्रेशन में हेल्प करता है, लोग हमारे दिमाग में यही था। लेकिन आज हमें इतना डिटेल में जाके पता चल रहा है कि कितना कैसा कैसा फंक्शन में, कैसा कैसा काम में इंसुलिन का रोल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना। तो ये लाइपोलाइसिस में जो फैटी एसिड या आपका ट्राइग्लिसराइड को कन्वर्ट एनर्जी में कन्वर्ट ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, या इसको इनहिबिट करता है। क्योंकि बेसिकली अगर ग्लूकोज से हमारा सेल एनर्जी ले रहा है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिल रहा है, तो कभी लो एनर्जी फील होने से बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हुआ है वो फैट ब्रेक डाउन होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और बॉडी को एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर हर टाइम ये फैट का कंसंट्रेशन बढ़ गया ब्लड शुगर में, तो क्या होगा? ये कंसंट्रेशन ज्यादा शरीर में बढ़ के ये भी हेल्थ के लिए चैलेंजिंग अलार्मिक कंडीशन हो जाता है। इसीलिए ये इंसुलिन उसको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेस्टाइन में। ये भी एक और दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारे इंटेस्टाइन में देखिए, यहाँ पे दिस इज द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। यहाँ पे ग्लूकोज एंड GLP-1 मेडिएटेड इंसुलिन सीक्रेशन। ये इंटेस्टाइन में एक एल सेल होता है जिसका काम है GLP को प्रोड्यूस करना। जीएलपी क्या है? ग्लाइकोगन लाइक पेप्टाइड पेप्टाइड। यहाँ पे देखिए GLP-1 लिखा गया है, इसका नाम है ग्लाइकोगन लाइक पेप्टाइड 1। इसका काम क्या है?
बीटा सेल को रेगुलेट करना या उसका एफिकेसी को बढ़ाना, उसका काम करने का पावर को, एफिशिएंसी को बढ़ाना। बीटा सेल क्या है पता है? अभी लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे, बीटा सेल का काम है इंसुलिन को जनरेट करने में हेल्प करना, सपोर्ट करना, इंसुलिन को जनरेट करना। अगर ये बीटा सेल ठीक रहेगा तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी ठीक होगा। और ये बीटा सेल कैसे ठीक रहेगा? यहाँ पे जो जीएलपी, इंटेस्टाइन के अंदर जो GLP-1 है वो अगर ठीक रहेगा तो बीटा सेल ठीक रहेगा, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए हमारे बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ कितना इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली चीज है कि सेल्स एब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड यूटिलाइजेस इट्स एनर्जी इन देयर डेली एक्टिविटीज। ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किए, उसको उसका एनर्जी को यूटिलाइज किए और अपने डेली एक्टिविटीज में वो उसको काम में लगाए। बट अगर ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में बहुत अमाउंट में हो गया लेकिन सेल में पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है, सेल में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा? हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ब्लड तो उसके बाद जब हमें लेथार्जी लगेगा या डायबिटीज के सिम्टम दिखाई देंगे, पैर में झुंझुनाहट होगा, आगे चल के मैं वो सारा सिम्टम्स भी बताऊंगी। तो क्या करता है ह्यूमन बींग, इंसान क्या करता है? वो अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक कराएगा और उसके बाद पता चलता है कि उसके बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ गया है और वो कंडीशन को हम डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। बट सेल्स में वो ग्लूकोज जा नहीं पा रहा है तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पा रहा है। और एक भी कंडीशन है, ग्लूकोज जा नहीं पाया, पेनिट्रेट नहीं हो पाया, एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो सेल को एनर्जी नहीं मिला क्योंकि ग्लूकोज उसका खाना है, एनर्जी गिविंग फूड है, ज्यादातर काम करने के लिए उसको हेल्प कर रहा है। मतलब सेल को भूख लगेगी क्योंकि वो उसको एनर्जी देता है, भूख लगा। तो भूख लगने से हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम है, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम जो ब्रेन से नर्व सारा कनेक्टेड है चारों ओर, बॉडी के चारों ओर, तो वो सेल किसको बोलेगा? ब्रेन को मैसेज करेगा कि मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रहा है, मुझे भूख लग रहा है बोल के, राइट। इसका मतलब देखिए, ग्लूकोज है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है, हम खाना खाए हैं, इंसान खाना खाया है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि वो ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है ड्यू टू सम हेल्थ डिसऑर्डर, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। तो ये इंसुलिन सिक्रीशन अगर सही ढंग से नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर में भी गड़बड़ हुई। पेट मतलब ग्लूकोज होते हुए भी सेल ब्रेन को बार बार मैसेज कर रहा है कि मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाना चाहिए, मुझे ग्लूकोज चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, ताकि मैं बॉडी को अच्छे से काम करा सकूं, उसका हर एक ऑर्गन को अच्छे से काम करा सकूं। तो इसका मतलब है अगर ये इंसुलिन सिक्रीशन ठीक ढंग से हो रहा है, सही मात्रा में हो रहा है, प्रॉपर्ली हो रहा है, तो ये न्यूरो ट्रांसमिशन को भी प्रॉपर करके रखता है। ये आपके एपेटाइट को भी कंट्रोल करता है और ओवरऑली हमारे कॉग्निटिव हेल्थ हेल्थ को भी ठीक रखता है। मतलब इंसुलिन का रोल कितना सारा है और हमारे नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म को भी ठीक रखता है। ओवरऑली देखिए यहाँ पे लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, इंटेस्टाइन से लेके आपका हो गया न्यूरोट्रांसमिशन तक, हर एक चीज में ग्लूकोज का इंसुलिन का रोल है। तो ये इंसुलिन का कुछ बड़े रोल्स है जो कि ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत क्रूशियल होता है। नेक्स्ट अगले स्लाइड में हम देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ी देर पहले सुने, कल भी सुने होंगे आप लोग, अभी उसको थोड़ा डिटेल में सुनेंगे, है ना। हमने खाना खाया, एक इंसान ने खाना खाया, देखिए यहाँ पे खाना खा लिया, खाना डाइजेस्ट भी हो गया, डाइजेस्ट होके सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ग्लूकोज जो कि ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ब्लड से पूरा बॉडी में सर्कुलेट भी हो गया, ब्लड ग्लूकोज को सेल्स ने एब्जॉर्ब किया और उसको उससे के एनर्जी को यूटिलाइज करके हमारा बॉडी का सारा एक्टिविटीज को रेगुलेट किया, चालू किया। बट नाउ लेट अस सपोज, अभी सोचते हैं, मान लेते हैं कि अगर ये ग्लूकोज सेल में जाना बंद हो गया, सेल के अंदर जाना बंद हो गया, तो क्या होगा? बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा, जो कि हमने टाइप 2 डायबिटीज में देखा है। ये स्लाइड में हम इंसुलिन है तो बहुत, देखिए यहाँ पे एक स्लाइड है,
यहाँ पे ये जो रेड कलर का बड़ा बड़ा सर्किल दिख रहा है ये ह्यूमन सेल्स है। यहाँ पे छोटे छोटे ब्लू कलर का डॉट्स दिख रहे हैं, इज इट विजिबल? ये डॉट्स हो गया ग्लूकोज, और जो ये ट्रेंगुलर पर्पल कलर का दिख रहा है ये हो गया इंसुलिन। यहाँ पे देखिए क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन जनरेट हो रहा है, ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी बहुत सारे हैं, सेल के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, देखिए चारों ओर फैले हुए हैं। लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर्स रेजिस्टेंट हो गया है, जिसके वजह से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, और ये सारा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में इधर उधर फ्लो कर रहे हैं, रैंडमली इधर उधर फ्लो कर रहे हैं। तो सेल्स के बाहर पोर्शन में बहुत सारा ग्लूकोज है, इंसुलिन भी बहुत है, लेकिन सेल्स के अंदर नहीं जा पा रहा है। और इसको अगर मैं सिंपल एग्जांपल में बताऊं तो इसको हम इन्फ्लुएशन भी बोल सकते हैं। इन्फ्लुएशन क्या है? एक जमाने में ऐसा था कि 50 पैसे में 50 पैसे में हमें 5 चॉकलेट मिल जाते, मैं मेरी ही बचपन की बात कर रही हूँ। 50 पैसे में 5-10 चॉकलेट्स मिल जाते थे। लेकिन 10-20 साल बाद क्या हुआ, 50 पैसे में एक चॉकलेट मिला, है ना? तो उस टाइम हमारा बाइंग कैपेसिटी कम हो गया, 50 पैसे लेके गए, लेकिन उससे ज्यादा हम लोगों का कैपेसिटी नहीं था, तो वही 50 पैसे में हम लोग एक चॉकलेट लेके आए, जो कि पहले में 5 मिलता था। कुछ समय बाद फिर क्या हुआ, वो 50 पैसा का वैल्यू ही नहीं रहा, मार्केट से 50 पैसे गायब हो गए, है ना? एग्जैक्टली जैसे 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 सेल में इंसुलिन ज्यादा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बट रिसेप्ट नहीं हो पाएगा। ये जो इंसुलिन है सेल में सिक्रीशन हो रहा है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, पैनक्रियास से सिक्रीट होगा ही होगा। लेकिन अगर वो सेल्स में सिक्रीट, जो पहले में सेल रिसेप्टर दिखाई थी, अगर कोई रीजन से वो रिसेप्टर सेल ही डैमेज हो जा रहा है, ऑटो इम्यून मोड में चला जा रहा है, तो ये सारा इंसुलिन उसमें रिसेप्ट नहीं हो पा रहा है। अगर इंसुलिन ही रिसेप्ट नहीं होगा, वो लॉक में जाके फिट नहीं होगा, तो वो ग्लूकोज को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, उसको अंदर खींच के लेके नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो खुद ही अपने सही प्लेस में नहीं है ना? तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो तो गया, लेकिन इंसुलिन का डेंसिटी ज्यादा बढ़ गया, और सेल में उसका फ्यूजन और भी कम होता जाता है। डेंसिटी तो बढ़ गया, इंसुलिन रिसेप्टर में इश्यूज आ गया, तो ये सेल में फ्यूज होके नहीं रह पाया, इसको इन्फ्लाशन बोलते हैं। तो वो ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब नहीं करा पाया। तो ये कंडीशन जब हो जाता है, तो ये बहुत डिफिकल्ट कंडीशन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है। उधर सेल के बाहर ब्लड में ग्लूकोज भी बहुत सारा है, बट सेल के अंदर ग्लूकोज ना जा पाने की वजह से सेल को भूख भी लग रहा है, सेल का खाना रिपीटेडली खाना मांग रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है ब्रेन को। फिर उसके बाद क्या होता है, इंसान खाना खाता रहता है, खाना खाता रहता है, खाना खाता रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में उसको भूख लगता है, क्योंकि ग्लूकोज उसके सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो ये खाना खा खा के खाना तो खा रहा है, ग्लूकोज भी है, ऊपर से वो अलग से ज्यादा खाना भी खा रहा है, ओवरडोज खाना भी हो रहा है, लेकिन वो लो एनर्जी भी फील करता है, उसको एनर्जी भी नहीं मिल रहा है, काम नहीं कर रहा है। मतलब उसमें क्या होता है, इंसान का बंदे का अगर कोई भी चीज ज्यादा हो जाता है, तो वो बॉडी के इर्द गिर्द लगेगा, हो जाके फैट में कन्वर्ट हो जाएगा वो ग्लूकोज, तो फैट में कन्वर्ट होके इंसान को हेल्दी बना देता है, जिसको मोटापा भी कह सकते हैं। मोटापा बढ़ जाता है, और फिर इसको हम डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। बट फ्रेंड्स, इस साइकिल को रोकना बहुत जरूरी है। ये जो साइक्लिक मैनर में खाना खाने का जो बढ़ता जाता है, इसको रोकना भी बहुत जरूरी है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे व्हाट आर द मेन कॉजेस ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है। कुछ तो जेनेटिक डिजॉर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम होता है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, कुछ मेडिकेशंस होता है, कुछ मेडिसिन जो कि हमारे शरीर के लिए एसेंशियल भी है, ह्यूमन बॉडी के लिए कभी कभी एसेंशियल भी रहते हैं, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट रहता है, जो ह्यूमन बॉडी का डायबिटिक कंडीशन को बढ़ाता है। जैसे कि अभी मैं एक रिसेंट एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल बताऊं, तो हमारे एक रिलेटिव दीदी है, जिनका कुछ स्किन डिजॉर्डर्स निकला था। यहाँ पे बलांगीर के वो बलांगीर से बिलोंग करती है, तो अभी लास्ट मंथ की बात बता रही हूँ, उनका स्किन डिजॉर्डर निकला।
तो बलांगीर में ट्रीटमेंट कराते कराते उनको 3-4 महीना हो गया, स्किन डिसऑर्डर ठीक नहीं हुआ। तो उस वक्त वहां के डॉक्टर उनको कुछ मेडिसिन, स्किन के रिलेटेड कुछ मेडिसिन दिए थे और उनको बोले थे, ये मेडिसिन मैं आपको जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपका स्किन ठीक नहीं होगा, लेकिन इसका और एक पहलू है, इसका और एक साइड इफेक्ट है कि ये मेडिसिन से आपका डायबिटीज बढ़ेगा, बोल के वो बोल के दिए थे। मतलब ये मेडिकेशन सिचुएशंस भी कुछ होता है, जैसे कि मैं 2 मेडिसिन की बात बता सकती हूँ, ग्लूको कॉर्टिसाइड्स एंड एंटिकोसाइटिक्स, ये 2 मेडिसिन है जो कि डायबिटिक कंडीशन को बढ़ाते हैं। और एक है हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर से डायबिटिक कंडीशन में होता है। दूसरा एक है नेचुरल प्रोसेस है एजिंग, विद द पैसेज ऑफ एज डायबिटीज का इंसुलिन सीक्रेशन थोड़ा कमता जाता है और डायबिटिक कंडीशन बढ़ सकता है। देन क्रोनिक इन्फ्लामेशन, हाथ पैर में सूजन हो गया, जो क्रोनिक मतलब जेनेटिक बहुत दिनों से चलता आ रहा है, तो ये कंडीशन में भी डायबिटीज बढ़ने की, ये इंसुलिन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस रहते हैं। देन ओबेसिटी, मोटापा, बहुत एक्सेसिव मोटापा जिसको बोलते हैं, ये ओबेसिटी कंडीशन में भी शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। देन पुअर डाइट, अगर हमारा खान पान सही ढंग का नहीं है, हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जितना न्यूट्रिएंट्स बनना चाहिए, हमें जो बैलेंस डाइट लेना चाहिए, अगर अगर हमारे डाइट में वो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है और कुछ इधर उधर के खाना खा रहे हैं, तो भी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होने की चांसेस बहुत रहता है। जैसे कि जंक फूड्स हो गया, मैदा ज्यादा हो गया, शुगर ज्यादा हो गया, ये सब हमारे शरीर के लिए पुअर डाइट समझा जाता है। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है आज के डेट में। आज के डेट में क्या हो गया, सारा काम डिजिटल हो गया, बहुत सारे चीज डिजिटल, अभी भी हम लोग जैसे डिजिटली बैठे हुए हैं। अब तो ये फिजिकल मतलब कुछ एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वॉकिंग नहीं हो रहा है, घर में हमारा जो NEAT नीट के बारे में हम ये रिवामेशन के सेशन में पढ़े हुए हैं, अगर हमें ये नीट की कमी है तो ये सारी चीजों की वजह से भी इन बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। देन स्लीप डेप्रीवेशन, प्रॉपर स्लीप नहीं हो रहा है, नींद साउंड नहीं, स्लीप साउंड नहीं हो रहा है, तो उसमें भी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। देन स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, स्ट्रेस सारा बीमारी का जड़ है। अगर ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है तो भी इंसुलिन सीक्रेशन कम हो जाता है और बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट दूसरे इसलिए स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि व्हाट आर द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज में मेजर वे में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन एक ह्यूमन बॉडी में आने के चांसेस रहते हैं और क्या क्या आता है। पहले देखते हैं माइक्रोवास्कुलर, छोटे छोटे इश्यूज जो ऑर्गन में, स्मॉल ऑर्गन में क्या क्या होता है। पहले देखेंगे आई, आई में क्या होता है, हाई ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड ग्लूकोज जब बढ़ जाता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, इट कैन डैमेज आई ब्लड वेसल्स, हमारे रेटिना के चारों ओर जब छोटे छोटे टाइनी माइन्यूट ब्लड वेसल्स हो जाते हैं, उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत होता है, जिसको हम रेटिनोपैथी या कंट्रैक्ट एंड ग्लूकोमा भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आंख ज्यादातर देखेंगे कि कोई अगर हाईली डायबिटिक है तो उनका आंख बहुत सारा लाल लाल दिखता है, क्योंकि ये रेटिना का जो ये स्मॉल ब्लड वेसल स्ट्रक्चर हो जाता है और वहां पे ब्लड फ्लो होने लगते हैं, ब्लड निकल जाते हैं। देन किडनी, जिसको कि हम हमारे बॉडी का फिल्टर भी बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी का जो स्मॉल ब्लड सेल्स है वो भी डैमेज होने की चांसेस है, हो सकते हैं। एंड एक्सेस ब्लड ग्लूकोज ओवरवर्क्स द किडनी, ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाएगा, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना और मैला पार्ट को यूरिन के हिसाब से बाहर निकालना और जो अच्छा पार्ट है उसको अगेन बॉडी के अंदर भेज देना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ब्लड में जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, किडनी का काम बहुत बढ़ जाता है, उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड उसको काम करना पड़ता है, जिसके लिए कि नेफ्रोपैथी का इश्यू होता है। देन न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिया डैमेजेस नर्व्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो स्मॉल नर्व्स रहते हैं, ये हाइपोग्लाइसेमिया मतलब यूरिन में ये जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने की वजह से ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। द मेन दैट में रिजल्ट इन पेन और नमनेस, उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो पेरिफेरल रीजन में हाथ में पैर में क्या होता है, मतलब सुन्न हो जाता है, कभी कभी हाथ पैर सुन्न हो जाता है, झिमझिमाहट होने लगता है,
लगता है कि जैसे हाथ में कुछ नहीं है बोल के, उसको मतलब एक्टिव हिला भी नहीं पाते हैं, ये इश्यूज होते हैं। फीट वुंड्स, पैर में घाव हो जाते हैं, जो कि डिक्टेटेड अनडिक्टेटेड रह जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं जनरली, उसमें इचिंग होने लगते हैं, खुजली होने लगते हैं। देन मैक्रोवास्कुलर, ब्रेन, जो कि एंटायर बॉडी को रेगुलेट करता है। ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क इंक्रीज हो जाता है और सेरेब्रोवास्कुलर डिजीजेस होने का रेशियो बढ़ जाता है, इंक्लूडिंग ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक एंड कॉग्निटिव इम्पायरमेंट अटैक एटसेट्रा। ये सारे डिजीज होने का, ब्रेन में ये सारे इश्यूज आने का चांसेस रहते हैं, और ये होता भी है। देन हार्ट, हार्ट के बारे में बोले तो हाई ब्लड प्रेशर एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज द risk of coronary heart disease and heart attack. Then extremities, extremities क्या है, जो पेरिफेरल vascular disease है, यहाँ पे क्या होता है, ये पेरिफेरल रीजन में जो हमारा नर्व्स है वो क्या हो जाता है, वहां में जो छोटे 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 ब्लड वेसल्स रहते हैं वो नैरो हो जाते हैं, सिकोड़ जाते हैं, मतलब ब्लॉक हो जाते हैं धीरे 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 सिकोड़ के। तो उसमें क्या होता है, हाथ पैर में जनरली लेग में क्या होता है, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। एक इतना बड़ा पाइप है, उसके उसमें अगर ब्लड शुगर धीरे 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 जमा होता जा रहा है, तो ये क्या होगा, इतना बड़ा से धीरे 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 सिकोड़ के इतना हो जाए। देखिए अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिकोड़ के ऐसे 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 करके मतलब ब्लॉक होता जाएगा। तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होता जाएगा। ब्लड फ्लो कम होता जाएगा तो उसमें भी पैर में इचिंग जैसा कंडीशन रहता है, नर्वनेस रहता है, झुंझुनाहट रहता है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। नेक्स्ट स्लाइड में अभी देखेंगे क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग डायबिटीज, प्री डायबिटीज एज पर एडीए गाइडलाइंस। अभी डायबिटीज के बारे में पता चल गया, इंसुलिन के बारे में पता चल गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। इतना सारा इंफॉर्मेशन जानने के बाद फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, डायबिटीज कैसे होता है, उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, उसका भी कुछ क्राइटेरिया रहता है। यहाँ पे देखिए पहला जो है स्क्रीनिंग टेस्ट में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज बोल के एक टेस्ट में, जिसमें क्या होता है, इंसान बिना कुछ खाए पिए डायबिटीज टेस्ट करता है, फास्टिंग कंडीशन में डायबिटीज करता है। तो ये फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है, अगर ब्लड शुगर का लेवल 100 के बिलो रहता है तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, 100 से 125 रहता है तो इसको प्री डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं, और ये 126 हो गया तो दैट पर्सन इज कॉल्ड डायबिटिक, और उसको डायबिटीज हुआ है बोल के बोलते हैं। देन एक दूसरा टेस्ट है जिसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट बोलते हैं। हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे अगर ये हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट में क्या तो है, लास्ट 3 to 4 डेज का ग्लूकोज लेवल का पता किया जा सकता है थ्रू दिस टेस्ट। तो यहाँ पे अगर वो बिलो 5 होता है तो वो नॉर्मल होता है, 5.7% से लेके 6.4% होता है तो प्री डायबिटिक कंडीशन होता है, एंड 6 मोर देन 6.5% या 6.5% भी हो जाता है तो उसको डायबिटिक कंडीशन बोलते हैं। देन और एक टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है, इंसान को 12 घंटे तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया जाता है, मतलब 12 घंटे का फास्टिंग रहता है। 12 घंटे के फास्टिंग के बाद उसको अराउंड 75 ml का कुछ ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाया जाता है, और उसके हाफ एन आवर 1 घंटे बाद टेस्ट कराया जाता है। मतलब ये टेस्ट क्यों कराया जाता है, ताकि जब इंसुलिन होगा ही नहीं और ब्लड शुगर फिर भी बढ़े, ब्लड में शुगर का लेवल फिर भी बढ़े, 12 घंटे का डाइटिंग में है, फास्टिंग में है तो जनरली उसके बॉडी में नहीं गया है ग्लूकोज, मतलब उसका इंसुलिन जनरेट नहीं हो पा रहा है, कम हो गया है या कुछ हुआ है। अगर कम हुआ है भी और डायबिटिक मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो इससे हम बता पाएंगे कि पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद हाफ एन आवर बात करेंगे, उसके बाद 1 घंटा बात करेंगे। ऐसे 2-3 बार ये शुगर सॉल्यूशन ग्लूकोज सॉल्यूशन पिलाने के बाद अगर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि उसका ग्लूकोज लेवल रेगुलेट ठीक से, मतलब इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज लेवल को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर पा रहा है कि नहीं। अगर कर पा रहा है तो सही निकलेगा, अगर कर नहीं पा रहा है तो वो हाई हो जाएगा। नेक्स्ट
और एक क्रिटिकल डाटा देखते हैं, राइजिंग डायबिटीज कर्व, अ वार्निंग फॉर इंडिया। यहाँ पे डायबिटीज कर्व, यहाँ पे देखिए ये डाटा में फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अगर हम हमारे ग्लूकोज लेवल को, हमारा जो अभी जो मैं सेकेंड टेस्ट बताई थी, वो टेस्ट में अगर हम 1% का भी रिडक्शन करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमारा रिस्क कितना, पहले तो हेल्थ वाइज हमारा रिस्क कितना कम हो जाता है और उसमें हमारा सेविंग क्या हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए रिस्क रिडक्शन, हार्ट स्ट्रोक को देखेंगे तो 12% हार्ट स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो जाता है। अगर ये 12% हार्ट स्ट्रोक होने का रिस्क कम हो गया तो हमारा सेविंग हो जाता है अराउंड 80,000। देन इस्टेमिक हार्ट डिजीज, जो अभी जो कंडीशन, डिजीज कंडीशन क्या हो सकता है बताई थी, इस्टेमिक हार्ट डिजीज कंडीशन में 16% का रिडक्शन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा सेविंग हो जाता है 1.15 लाख का। लेकिन एम्प्यूटेशन एंड पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, जो हाथ पैर का नमनेस हो गया और क्या हो गया, उसका मात्रा तो बहुत ही कम हो जाता है, 43%। सोचिए कितना कम हो जाता है हमारा, थोड़ा सा प्रिकॉशन में, हमारा थोड़ा सा अवेयरनेस में, तो इसमें क्या तकरीबन 1.5 लाख का सेविंग हो जाता है। देन आई डिजीज, जैसे कोरोनरी आई डिजीज बोले, उसमें क्या होता है 23% का रिडक्शन रिस्क रेड्यूस हो जाता है, जिसमें लगभग हम 25,000 की 25,000 की सेविंग कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग थोड़ा सा अवेयर रहे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिए, लोगों को अवेयर कराए, तो हम खुद भी हेल्दी रहे, हेल्दी के साथ साथ वेल्दी भी रहे, हमारा जो इतना सारा पैसा है हमारे पास रह गया, है ना। इसको बोलते हैं आम की आम और गुठलियों की दाम, है ना। मतलब आम भी आम खाए, गुठलियों से भी पेड़ उगा लिए, उसका आमचूर पाउडर बना लिए और उसका कुछ फेस पैक बना लिए, कुछ भी कर दिए, ऐसी बात हो गई है कि नहीं। यहाँ पे देखिए देखेंगे मीडियन एवरेज एनुअल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद डायबिटीज केयर वर एस्टिमेटेड at 25,391 एंड 4,970। इसका मतलब है बीमारी में जो मेडिसिन यूज होता है उसका एस्टिमेशन रहता है 25,391 और उसके रिलेटेड जो टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं वो अराउंड 4,970 का खर्चा होता है, जो कि हमारा सेविंग हो जाता है ना। देन अंडर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डायबिटीज, it was witnessed that expenditure on medicines was regarded as a major cost component under outpatient care। पेशेंट के केयर में बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है। इन करंट स्टडीज रैपिड इंक्रीज इन द मीडियन एनुअल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट फ्रॉम, यहाँ पे मीडियन डायरेक्ट कॉस्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट में देखेंगे तो उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है अभी करंट सिनारियो में। It is increased from 15,460 and 3,572 in 1999। 1999 में जिसका कॉस्ट था 15,460 अभी उसका कॉस्ट बढ़ गया है 34,100 एंड 42,000 अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स फॉर डायरेक्ट कॉस्ट एंड 1.2 टाइम्स फॉर इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो मेडिसिन में यूज होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब जो टेस्ट वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। कितना इंक्रीज हो रहा है देखिए, सोचने वाली बात है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे टाइप 2 डायबिटीज मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट। अभी देखेंगे कि ये जो टाइप 2 डायबिटीज जनरली 90 to 95% लोगों में देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम कैसे मैनेज कर पाए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और प्रॉपर डाइट प्लान में प्रॉपर न्यूट्रिशन में रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 की पॉइंट्स है। फर्स्ट है कंसिस्टेंट एक्सरसाइज। अगर हम कंसिस्टेंटली मतलब रेगुलरली आज एक्सरसाइज कर दिए, कल को हाँ छोड़ो 2 दिन बाद करूंगी, ऐसा सोचेंगे तो ये कंसिस्टेंट, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो हमें बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज में क्या होता है, बॉडी फिट रहता है, एक्टिव रहता है, बॉडी फिट रहेगा, एक्टिव रहेगा तो इंसुलिन जनरेशन प्रॉपरली हो पाएगा। देन वेट मैनेजमेंट, जनरली क्या होता है, हेल्दी मोटापा के लिए डायबिटीज होने की चांसेस बहुत रहता है, तो ये वेट मैनेजमेंट उसके लिए बहुत अच्छा है। ये क्योंकि
खाली हम वेट मैनेज कर दिए, वेट को ठीक कर दिए, सही कर दिए, तो डायबिटीज के साथ साथ बहुत सारे बीमारी से भी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। देन हेल्दी डाइट, दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल। ये जो हेल्दी डाइट है, एक्सरसाइज तो कर भी लेंगे, वेट को भी जैसे तैसे करके जिम जाके क्या करके पतला हो जाएंगे, लेकिन खाली एक्सरसाइज कर लिए या वेट को मैनेज कर लिए तो इज इट सफिशियंट, इज इट इनफ? नो, ये इनफ नहीं। उसके साथ हमें अपने खान पान को भी ध्यान देना होगा कि हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं कि नहीं हमारे खाने में। हेल्दी डाइट मतलब क्या? हेल्दी डाइट मतलब क्या है? अगर हमारे फूड प्लेट में जो 5 न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फैट, ये प्रॉपर प्रोपोर्शन में है, जितना जिसका अमाउंट होना चाहिए उतना है, तो देन ओनली वी कैन से दैट वी आर इन अ गुड हैबिट ऑफ हेल्दी डाइट। तो ये चीज को ध्यान देना होगा। और हमें जो लोग बुलाए हैं या हमें हम जिनसे कंसल्ट करनी चाहिए, कंसल्ट करके ये चीज को प्रॉपरली लेना होगा। देन प्रॉपर स्लीप, हम जितना भी खाए पिए एक्सरसाइज करें, वेट को मैनेज कर दिए, पतले हो गए, दुबले हो गए, जो भी हो गए, लेकिन हम प्रॉपरली सो नहीं रहे हैं, तो भी ये बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और डायबिटिक कंडीशन में आ जाता है। दैट्स व्हाई प्रॉपर स्लीप इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट। प्रॉपर स्लीप मतलब क्या? 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप लेनी चाहिए और सही ढंग से सोने चाहिए। स्क्रीन टाइम को अवॉइड करनी चाहिए, सोने से 1 घंटा पहले कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़नी चाहिए ताकि हमें नींद अच्छे से आए। देन क्विट स्मोकिंग, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, और कोई अगर करते होंगे तो उन्हें हमें समझाना होगा। ये स्मोकिंग ना कि हमें डायबिटिक कराता है, ये हमारे लंग्स को भी फेल्योर कराता है और हमें एस्थमेटिक कंडीशन भी आता है और हार्ट स्ट्रोक में भी ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे डाइट टू कीप योर शुगर लेवल अंडर कंट्रोल। हम कौन सी खान पान करेंगे, कौन सा ऐसा चीज खाएंगे तो हमारा शुगर लेवल अंडर कंट्रोल रहेगा। ईट मोर हेल्दी वेट फूड्स, हायर इंटेक ऑफ वेजिटेबल्स, रॉ और स्टीम्ड एंड वैरायटी, इंक्लूड लीन प्रोटीन्स एंड फाइबर रिच फूड्स। जनरली क्या होता है, बेसिकली हम देखेंगे हमारे नॉर्मल फूड प्लेट, अभी तो हम ये सेशन में जान गए हैं, लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, चावल लेते हैं, एक फूड प्लेट में इतना सारा चावल लेंगे, साइड में दाल सब्जी, हम लोग भी ऐसे ही लेते थे जनरली, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रहता है चावल में या रोटी में, रोटी 3-4 खा लेंगे, एक कटोरी में इतना सा सब्जी दे देंगे और कुछ भी नहीं, है ना? क्योंकि तब हमें पता नहीं था, लेकिन अब थैंक्स टू रिवैम्पनेशन, थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट लिव 360, इससे हमें पता चल गया कि ये बैलेंस डाइट जो हम खाली बुक में पढ़े हुए थे, ये हमारे लिए सही मायने में कितना जरूरी है और इसको हम कैसे करके मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे 1:1:2 रेशियो को फॉलो करनी है। कार्बोहाइड्रेट इतना लिए तो प्रोटीन भी साइमल्टेनियसली उतना लेना होगा और उसका डबल हमें वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेना होगा, वो रॉ में भी और कुक्ड फॉर्म में भी। देन लिमिट अनहेल्दी वेट फूड्स, यानी कि रेड्यूस एडेड शुगर। अगर एडेड शुगर ले रहे हैं, कई बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जहाँ पे शुगर ऑलरेडी ऐड हुआ होता है, वो चीज को रिड्यूस करनी है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करनी है, सेचुरेटेड फैट्स को रिड्यूस करनी है, ट्रांस फैट को रिड्यूस करनी है। शुगरी फूड जो भी है उसको कम लेना है। शुगर के रिप्लेसमेंट है, अगर हमें जरूरी जैसा लगता है तो कभी कभार हम लोग जैगरी ले सकते हैं, जिसको गुड़ बोलते हैं, हनी भी ले सकते हैं। देन अवॉइड एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड स्मॉलर पोर्शन साइज। हमारा जो पोर्शन साइज होना चाहिए वो थोड़ा थोड़ा करके 4-5-6 बार हमें खानी चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा। जो कि कम खाएंगे तो वो इजीली डाइजेस्ट होगा, आगे फिर भूख लगेगा तो और थोड़ा खा पाएंगे। देन ड्रिंक मोर एंड स्मार्टर, बहुत ज्यादा पानी मतलब सफिशियंट इनफ एडिक्वेट वाटर पीना चाहिए। मोर मतलब ये नहीं है कि खाली पानी पीते जाएंगे, पानी पीते जाएंगे, 8-10-15 लीटर पी लेंगे, लेकिन हमारे बॉडी को जितना मिनिमम चाहिए, 2.5 to 3 लीटर वाटर, मैक्सिमम 3.54 लीटर भी पी सकते हैं। जो कि जनरली हम ग्लास वाइज देखेंगे तो हमारे लिए इजी वे में देखेंगे तो 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। देन चूज वाटर एंड अदर कैलोरी फ्री और लो कैलोरी बेवरेजेस। हम कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं, कभी कभार हमारा एक्सेस एनर्जी ड्रिंक भी आ रहा है जो कि डायबिटिक फ्री है,
उसको भी हम ले सकते हैं। देन लिमिट और अवॉइड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस लाइक टी हो गया, कॉफी हो गया, जूस हो गया, मार्केट में बहुत सारे जूस मिल रहे हैं, फ्रूटी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, ये शुगर स्वीटेंड बेवरेज होते हैं, इसको अवॉइड करनी है। अगर कभी कभार मन करे तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, और उसके रिप्लेसमेंट में हम एनर्जी ड्रिंक को ले सकते हैं। देन मेक स्मॉल स्वैप्स, who can prepare foods with fewer calories। हम अपने मैक्स स्मॉल स्वैप्स मतलब यहाँ पे क्या, हम लोग छोटा छोटा बाइट में लेंगे और कुक एंड प्रिपेयर फूड्स विद फ्यूअर कैलोरीज। जो ऑयल क्या होता है जनरली, 2-3 साल पहले मैं क्या करती थी, मतलब मसाला जल्दी फ्राई हो जाएगा बोल के ऑयल थोड़ा ज्यादा यूज कर लेती थी। लेकिन जब से हमारा जो कुकिंग का जो आया, एमवे क्वीन का जो आया, हमारा बहुत सारा कुकिंग सेशंस आया, वो कुकिंग सेशन मैं अभी भी देखती हूँ, तो उसमें मेरा ऑयल का यूज बहुत कम हो गया। तो हम जो भी खाना प्रिपेयर करेंगे सही तरीके से कम कैलोरी लेके प्रिपेयर करेंगे, कम तेल यूज करेंगे, कम मसाला यूज करेंगे और उसको प्रिपेयर करेंगे। देन ऑल दिस फ्रॉम माय साइड। और इससे ये सेशन को एंड करने से पहले मैं आज का जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। व्हाट आर यू डूइंग टू कीप योर शुगर लेवल्स अंडर कंट्रोल। हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, हम लोग अपना शुगर लेवल को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। यू कैन शेयर योर टिप्स थ्रू इन योर रिलेटेड ग्रुप्स एंड टू योर एडवाइजर, योर न्यूट्रिशनिस्ट। Thank you. All this from my side. Have a good day. Back to host. थैंक यू। विनीता जी का क्लासिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। एक्चुअली डीप